नमस्कार। ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। भारत के परिदृश्य में असहिष्णुता की सच्चाई पर परिचर्चा मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में साधुओं की भीड़ तंत्र द्वारा जिस प्रकार हत्या की गई, इसका जिम्मेवार कौन? लॉकडाउन में 300 लोग इकट्ठा कैसे? प्रशासन इससे बेखबर कैसे? पुलिस वाले मॉब लिंचिंग के समर्थक कैसे? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रभांशु ओझा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हंसराज कॉलेज में, प्रकाश सिंह संघ समर्थक और लीगल एक्टिविस्ट हैं, अमित भारद्वाज जी जर्नलिस्ट हैं एशियन विले में। तो इस परिचर्चा को शुरू करते हुए प्रभांशु जी, आपसे पहला सवाल। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते अभी कुछ जगहों से ये खबर मिली है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है ऐसे लोग को प्रशिक्षित कर रहे हैं जो इस तरह के घटना को अंजाम दे सके। इस पर आपकी क्या राय है? जी, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं उस घटना की कड़ी निंदा करता हूं जो हम सब ने अभी देखा, किस तरीके से दो साधुओं की और उनके ड्राइवर की बुरी तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और बुद्धिजीवियों का एक तबका जो हमेशा हर छोटी से छोटी घटना को असहिष्णुता बता देता है, इस घटना पे वो मौन साधे हुए है। चाहे वो सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे वो एकेडमिक्स के लोग हों, चाहे वो पत्रकारिता के लोग हों। इस देश में एक खास तबके के लिए, उनके लिए सहिष्णुता और असहिष्णुता के पैमाने, इसकी परिभाषा उनके लिए वहीं से तय होती है। तो मैं बिल्कुल इस पे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम जब सहिष्णुता और असहिष्णुता इन शब्दों को देखें तो हमें भारतीय समाज के मूल में जाना होगा। भारतीय समाज की उपज नहीं है ये असहिष्णुता जो शब्द है, ये भारतीय समाज में कभी था ही नहीं। जिसे आप बहुसंख्यक समाज कहते हैं, जिससे आप भारत का हिंदू समाज कहते हैं, वो जो गांधी जी ने कहा था ना, जियो और जीने दो, वो इसी सिद्धांत में विश्वास रखने वाला समाज है। भारतीय समाज इसी परंपरा से चलने वाला समाज है। असहिष्णुता शब्द 2014 के बाद एक खास तबके ने गढ़ा है। उनका ये दावा है कि मोदी के आने के बाद अचानक से असहिष्णुता आ गई, और वो भी उनकी ये सहिष्णुता और असहिष्णुता की परिभाषा सिलेक्टिव है। वो तय करते हैं कि वो किस मुद्दे को कहेंगे कि ये सहिष्णुता है और किस मुद्दे को कहेंगे कि असहिष्णुता है। और अभी ये हालिया घटना आप सब देख ही रहे हैं कि जिस वीडियो को देख कर एकदम कलेजा दहल उठता है कि किस तरीके से पुलिस हाथ छुड़ा रही है। लॉकडाउन में 200 लोगों की भीड़, ये सुनियोजित नहीं तो और क्या है? अगर आप इसे कह रहे हैं कि चोरी की अफवाह थी, तो अचानक से 200 लोग कहां से इकट्ठे हो गए? 200 लोगों की भीड़ आती है और चौकी से लेके चली जाती है, यूं कहें कि पुलिस दे देती है उनको। तो और उसमें खास तरीके की राजनीतिक दलों की सक्रियता है, खास विचारधारा के लोगों की सक्रियता है। अच्छा, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम अमित जी से पूछना चाहेंगे, क्या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी, देखिए, हर घटना के तथ्य जो हैं उन पे बात करना बहुत जरूरी होता है। और जो पालघर की घटना है वो 16 तारीख को होती है। उसका वीडियो पब्लिक होने में लगभग 2 दिनों का समय लगता है, और फिर उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती है। और पालघर जहाँ पे है, अक्सर होता क्या है कि हम लोग जैसे डिबेट भी कर रहे हैं तो हम 3 लोग 4 लोग हैं इस पूरी बहस में या बातचीत में। मैं कहूंगा हो सकता है, संभव है कि हम में से एक कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है मैप पे कि पालघर एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है। और हम हर तरह की बात कर लेंगे कि वो देखिए अब आप लोकेशन ज्योग्राफी नहीं, यहाँ ज्योग्राफिकल मैटर लाने की अब नक्शा अब हमको न समझाया करें। यहाँ पर नहीं, बात हो रही है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट्स आर सैक्रोसेंट, एंड इफ यू डोंट नो द फैक्ट्स और आप बिना फैक्ट्स के आर्गुमेंट बनाएंगे तो आप अपने दिमाग का फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से आप बातचीत करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब मैं क्यों इसका मतलब यह आ रहा है आपके स्टेटमेंट से, जो आप उसका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब वहां जो घटना हुई है उसका घटना जो अभी घटी हम इस देश में किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग अगर होती है और आप अगर इंसान हैं
ये दो चीजें बहुत जरूरी शब्द मेरे लिए हैं। अगर आप इंसान हैं तो इस देश में और दुनिया भर में, मैं कहूंगा, कहीं पे भी मॉब लिंचिंग होती है तो आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। और इसके तर्क या कुतर्क में कोई भी अगर आप समर्थन के लिए बात लेके आते हैं तो आपके इंसानियत पे सवाल उठेगा। सर, उनकी इंसानियत कहाँ गई जो अखलाक के समय कैंडल मार्च निकाल रहे थे और अभी एक शब्द उनके जुबान से नहीं निकल रहा है? उनके लिए तो, उनके लिए भी कुछ बोलिए। बात मैं जोड़ना अरे आमिर खान, जो पालघर की घटना है ये मॉब लिंचिंग ये सवाल आप आमिर खान से पूछेंगे या अमित भारद्वाज से पूछेंगे? जी जी नहीं, आप जी 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 परमांशु जी, आप कुछ कह रहे थे। मॉब लिंचिंग में अक्सर क्या होता है, घबराई हुई भीड़ आती है, वो उससे डरी हुई घबराई हुई भीड़, लेकिन इसमें बाकायदा ये सुनियोजित तरीके से भीड़ आई है। ऐसा नहीं है कि ये भीड़ अचानक से आ गई है, ये भीड़ पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल की है। ये मॉब लिंचिंग डर के कारण नहीं हुई है, ये मॉब लिंचिंग पूरी तरीके से साजिशन है और वो दिख रहा है। चलिए एक कमेंट प्रकाश जी से लिया। सही कह रहे हैं प्रभांशु, इसमें एडिशंस भी हैं, हम लोग चर्चा के दौरान इस पे बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, एक कमेंट प्रकाश जी से ले ले। प्रकाश जी, साधुओं की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, यह किस ओर इशारा कर रही है? इस पर अपनी राय व्यक्त करें। सबसे पहले तो ये विषय बहुत गंभीर है और ये केवल निंदा का विषय नहीं है, निंदा के साथ साथ इस पे कार्रवाई हो, इसके लिए संघ के तरफ से अरुण जी ने महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन किया कि इस पे कार्रवाई हो। जो जिस तरह से हम देखते हैं कि वो जिस डंडे से मारा जा रहा है, वो लगता है कि पहले से काट करके और सज करके रखा गया हो, और 200 लॉकडाउन के समय में 200 कम संख्या नहीं हुई। आप भले कहें कि ऐसे ही हो गई, अरे प्रभु, जांच का विषय तो जांच तो होगी, लेकिन हमें भी आगे आना होगा। आप समझ सकते हैं कि 4 दिन बीतने के बाद वहां की सरकार ने इस पे निर्णय लिया है। अगर मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो नहीं वायरल होता है तो क्या हमें मालूम भी पड़ता क्या साधु के ऊपर हुआ है? हम पहले भी देखे हैं कि आम पब्लिक के ऊपर भी होते गया है, लेकिन उसको कुछ न कुछ अलग रूप दे दिया जाता है। हम देखे हैं कि कहीं पे किसी दुकान पे, केले के दुकान पे एक मामला आपको मालूम होगा कि केले के दुकान पे उसकी रेट को लेकर के मामला हुआ, और जिसके कारण दोनों में झड़प हुई, और उस मुस्लिम का जब मुस्लिम को कुछ 2-4 थप्पड़ लगे तो बाद में इसका लिंचिंग शब्द से जोड़ा गया था। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अवार्ड वापसी करने चले हैं और लोग कैंडल मार्च करने लगे, संविधान को लोग बताने लगा कि भाई ये संविधान खतरे में आ गई, मुस्लिम समाज कहाँ जाएगी। अवार्ड भेजने के लिए तैयार रहती है, एक टीम सिनेमा से तैयार हो जाती है, एक टीम पत्रकारिता से तैयार हो जाती है। इसलिए हमें सोचना होगा कि इनके लिए नैरेटिव होते हैं। जी 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 प्रभांशु जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले उसके बाद आप अपना कमेंट रखिएगा। घटना बुधवार की रात को हुई है और सरकार का स्टेटमेंट 4 दिन के बाद आ रहा है। इसमें सरकार की भूमिका भी तो नहीं है कहीं इस दंगा को करवाने में? मैं नहीं कहूंगा कि सरकार की भूमिका है इसमें सीधे सीधे, या सरकार ने इस घटना को कराया है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो उनकी पंक्ति जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। घटना होने के बाद सरकार की, हम हर एक उस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते कि घटना हुई ही क्यों, क्योंकि सरकार यत्र तत्र सर्वत्र नहीं रह सकती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये घटना हुई। जब इन सारे प्रोसेस में घटना के बाद भी आप देखें तो कि कितना शिथिल रवैया रहा। उसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस को आमतौर पर अक्सर कटघरे में भी खड़ी की जाती है पुलिस, और अक्सर एक वो भी चलता है कि भाई पुलिस पे भी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप भाई पुलिस को देख करके हमारे मन में सुरक्षा का भाव आता है ना। किस तरीके से 70 वर्ष के वो भोले साधु कल्पवृक्ष जी पुलिस का हाथ पकड़ रहे हैं एक मासूम बच्चे की तरह, और पुलिस उनसे हाथ छुड़ा ले रही है। एक चरित्र यह दिखाता है कि किस तरीके से सत्ता व्यवस्था अपना सरेंडर कर चुकी है उस भीड़ के सामने, और वो भीड़ सुनियोजित भीड़ है, वो भीड़ जो इस इरादे से आई है कि इसकी हत्या कर देनी है। चौकी के अंदर से आप देखें कि आप उस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो उसमें यह सामने आया है कि वो चौकी के अंदर से पुलिस को निकाल करके सामने ला रही है, पुलिस वाले ले आ रहे हैं, दोबारा भीड़ को सौंप रही है, भीड़ को सौंप दे रहे हैं। तो आप बताएं कि और सरकार अब जब वीडियो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है
और आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, वीडियो सामने आ ही गया, इस घटना को आना ही था सामने। लेकिन इसमें सरकार का रवैया भी कोई बहुत ही खुश करने वाला नहीं है। सरकार ये कह करके कि हम ये नाम की लिस्ट दे रहे हैं, उस पर दूसरे धर्म वाले लोग नहीं है, या ऐसी ऐसी बातें कह के वो अपने मामले से पल्ला नहीं छुड़ा सकती सरकार। इसके पीछे की साजिश में जाना होगा कि वो कौन सी चीज है, इसमें कौन कौन से ऐसे गिरोह हैं जो सक्रिय हैं। शुता पे बहस करें तो उस आसमानी किताब को भी ध्यान में रखें, जिस किताब के इशारों पर उनको डॉक्टर कुछ नहीं नजर आते, उनको कोरोना कुछ नहीं नजर आता है, और अचानक से हिंसक बन जाते हैं। कि कई ऐसे दिल दहलाने, ये घटना तो है ही है, असहिष्णुता में आप डॉक्टर्स पे किए गए हमलों को भी शामिल करें कि किस तरीके से डॉक्टर्स पे हमला किया जा रहा है, किस तरीके से ये छिपाया जा रहा है कि वो तबलीगी जमात में शामिल होते। प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पकड़े गए। प्रोफेसर तो आपके जो है बुद्धिजीवी जमात के हिस्सा माने जाते हैं। जी जी, तभी मैंने आपसे पहला सवाल जी आप तभी आपसे मैंने पहला सवाल जी जी चलिए अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी के पास चलते हैं। क्या घटना स्थल पर पुलिस की जो भूमिका थी उससे आप सहमत हैं? शिवेंदु, अब बातचीत बहुत अलग अलग 3 तरह की बातचीत आ चुकी है, लेकिन किसी भी डिस्कशन में मेरा मानना है कि पहले फैक्ट्स को जान लेना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। प्रभांशु जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, सरकार की भूमिका या पुलिस की भूमिका पे, या भीड़ कैसे इकट्ठा हुई। अब जैसे जहां से मैंने पूरी बहस शुरू की थी या जवाब दिया था कि पालगढ़ है कहाँ, पालगढ़ महाराष्ट्र के बिल्कुल कोने पे है, आखिरी पोस्ट माना जाता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद दादर और नगर हवेली का इलाका शुरू होता है। ये साधु सियर्स जो हैं वो नासिक से गुजरात की तरफ बढ़ रहे थे। सिलवासा में बताया जा रहा है कि उनको एक फ्यूनरल अटेंड करना था, और इन्होंने आउट रूट लिया और पालगढ़ से बढ़े दादर नगर हवेली के चेक पोस्ट पे इनको रोका गया और इन्हें वापस भेज दिया गया। पहली गलती उस चेक पोस्ट पे होती है, आप या तो उन्हें जाने नहीं देते, और अगर आपने उन्हें जाने से रोका है तो या तो आप महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करते या उनको वहां पे रोक के रखते रात में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो प्रभांशु जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, अगर हम ये नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं कि इसमें कम्युनल एंगल था, तो ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं जो गांव है गढ़चिंचले गांव की आबादी में सारी के सारी आबादी ट्राइबल्स की है। जिन साधुओं की हत्या हुई है वो भी ट्राइबल हैं। मैं प्रभांशु मैं फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे फैक्ट्स प्रेजेंट कर लेने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल 10 से मेरी जो वहां के सोर्सेज से बात हुई है, उस आधार पे मैं कह रहा हूं, इस पूरे इलाके में लगातार रूमर्स चालू हुए थे, अफवाहबाजी चालू हुई थी। पहले चोरों की अफवाहबाजी, जो बाद में व्हाट्सएप मैसेज पे बच्चा चोरी की अफवाहबाजी में तब्दील हुई, और फिर वहां से एक स्पेसिफिक मैसेज कल रात को इस डिबेट के लिए मैंने वहां अपने साथियों से बात की। उन्होंने बताया कि किडनी चोरी करने वाले चोरों की बात इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी, जिसके बाद नाइट विजिल शुरू हो गया था। यानी कि रात में भीड़ निकलती थी कोट अनकोट प्रोटेक्शन के लिए। अब पुलिस की इसमें सबसे बड़ी फेलियर है कि आप इस तरह से रात में भीड़ को प्रोटेक्शन के लिए या नाइट विजिल के लिए कैसे बाहर जाने दे सकते हैं, खास करके उस दौर में जब हम लॉकडाउन के दौर में गुजर रहे हैं। उसके बाद जब ये घटना होती है तो कासा का टाउन सबसे करीबी टाउन है वहां पे, और इस घटना के पहले जो साधुओं पे समय का मैं संक्षिप्त में जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आप स्पष्ट करना चाहते हैं। आपने पहले ही कहा ना रिसर्च करने की बात है, तो सर रिसर्च करने की तो बात है, आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं शासन से ही प्रशासन चलता है, ये भी हमें मानना चाहिए। और आप एक जर्नलिस्ट है, आपको ये मालूम होगा कि शासन के निर्देश से ही प्रशासन चलती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपने देखा होगा वीडियो को, पुलिस ने जिस तरह हाथ फेर रही है, ऐसा लगता है कि उन्होंने झकझोर रहा है उस आग, ज्वलंत आग में उन्हें धक्का दिया जा रहा है। इनएक्शन पे प्रकाश बिल्कुल हमको सवाल उठाना चाहिए, स्टेट के इनएक्शन पे हमको सवाल उठाना चाहिए। स्टेट मशीनरी का फेलियर है। पुलिस वाले वहां पे गोली चलाने की कोशिश कर सकते थे, उनके पास जो भी मेजर्स था उसका इस्तेमाल कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया है। वहां जो 200 पुलिस की टीम पहुंची है, बैकअप टीम, अमित जी हमें इसकी ज्यादा स्पष्ट नहीं, हमें इस बात के लिए आना चाहिए कि सरकार एक्शन ले और
कड़ा से कड़ा दंड का प्रावधान हो। नहीं तो आपने देखा है कि 4 दिन के बाद तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, जब तक मूवमेंट नहीं बना है तब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और आप जैसे लोग अगर बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग और शांत बैठेंगे तो सर मीडिया से ही सभी काम होते हैं। आज ट्विटर का ही काम है कि काम है आपको तथ्यों को बताना, जो मैं बता रहा था सर। तथ्य होना चाहिए सर, जिस तरह आपने बताया है। कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो सरकार द्वारा जो गिरफ्तार जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है लोगों को। और इनफैक्ट प्रभांशु जो बात बोल रहे हैं उससे पहले एक बात और मैं ऐड कर देना चाहूंगा कि वहां कुछ लोकल्स ने ये जो रूमर्स, जो अफवाहबाजी चल रही थी, इसके बारे में भी प्रशासन को बताया था, जिसपे प्रशासन को एक्टिवली जो है उसको रूमर्स को डिस्पेल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। पहले एक डॉक्टर पे हमला हुआ और उसके बाद तो क्या दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अफवाह तक सीमित नहीं है। अगर ये घटना अफवाह तक सीमित होती तो भीड़ पुलिस को बुलाती, उनको सौंप देती। जिस तरीके से, जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, ये घटनाएं कई धर्मांतरण की तरफ इशारा कर रही हैं। ये घटनाएं जो है और अन्य तमाम चीजों की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसके मूल में हम नहीं जा रहे हैं। इसके मूल में जाने की कोशिश हमें करनी होगी। इस घटना में कई अन्य चीजें शामिल हैं जिसको सरकार भी दबा रही है, पुलिस भी दबा रही है। तो हम सबको आगे आकर के राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम को तेज करना होगा कि ये सिर्फ वो 2 साधुओं की और एक ड्राइवर की हत्या नहीं है। ये इशारा उस ओर है कि ऐसे हमले और बढ़ेंगे और सहिष्णुता और असहिष्णुता हमारे लिए सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। देश में ऐसे हमले कुछ कहना चाहते हैं। अमित जी प्रकाश जी एक कमेंट देना चाह रहे हैं। 1 मिनट अमित जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि कल पीड़ित जी ने एक बार बताया था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और उसने पूरी सफाई दी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और मैं भी मानता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र और सभी को मानना भी चाहिए। तो नहीं, देश को संविधान मानना चाहिए। नहीं, संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन हमारा कल्चर संविधान मानते तो इस तरह की हमारी मर्यादा भी है। संविधान तो सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ। संविधान क्या है हमारा, जिस तरह हिंदू कल्चर है ना, तो उसी तरह एक संविधान भी है, एक प्रशासनिक या भी एक व्यवस्था का ही एक रूप है संविधान। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, आप मत खड़ा करिए। बार बार आदिवासियों को ऐसा इस पूरे मामले में आदिवासियों को दोषी ठहराया जा रहा है, आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ वहां पे आदिवासी नहीं है, आप वहां की आबादी देखें, आदिवासियों को वहां हिंदू आबादी भी है, मुस्लिम आबादी है, और धर्मांतरण के बाद ये आबादी बदली है। ऐसे गढ़चिंचले, प्रभांशु, गढ़चिंचले में सारे लोग आदिवासी हैं और उसमें से क्रिश्चियन आबादी बहुत ज्यादा है। तो वीडियो में एक खास नाम भी सामने आ रहा है कि मारो मारो, वो नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाह रहा हूँ। तो कहने का आशय है कि आदिवासी समाज का ऐसा कोई खास इतिहास नहीं रहा है कि आदिवासी इतने निर्मम होते हैं कि वो साधु की जाकर के हत्या कर दें, या कि भीड़ निर्मम होती है। नहीं साहब, अमित जी आपको ये मालूम होगा गया था इसके तहत, क्योंकि एक अगर ट्राइबल आप उसको कह रहे हैं तो ट्राइबल लोग एक साथ इस तरह से निर्मम हत्या करने पर मजबूर नहीं का इस्तेमाल कीजिए। शिवेंदु, प्रभांशु, हमको ये समझना होगा कि मॉब कल्चर जो इस देश में लगातार तैयार हुआ, जिसको एक पर्टिकुलर विचारधारा तैयार हुआ नहीं है सर, अमित जी तैयार नहीं हुआ, तैयार किया गया है, जिसमें कई सारे लोगों की हत्याएं हुई। अमित जी तैयार हुआ नहीं, तैयार किया गया है। जी कुछ विचार के लोग तैयार कर रहे हैं। मॉब कल्चर तैयार किया गया है। स्पष्ट मत दीजिए, स्पष्ट देना सही, स्पष्टीकरण ज्यादा सही नहीं होता है। कश्मीर में भी इसी तरह के 2014 के बाद नहीं आई है ना। और ये खास किस्म का नैरेटिव सेट किया गया है। सिख दंगे क्या थे आप बताइए? वो असहिष्णुता नहीं थी। भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पे हुआ, वो असहिष्णुता नहीं थी। अब भारत कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। हाँ, नालंदा में जो है पूरा का पूरा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया, वो असहिष्णुता नहीं थी। जजिया कर लगाया गया एक खास धर्म के लोगों पर, वो असहिष्णुता नहीं थी। और किस समाज और किस धर्म के लोग शामिल रहे इसमें आप सबको बहुत अच्छे से पता है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारत का बहुसंख्यक बहुत ही समझदार है। वो जीने दो में यकीन रखता है। और ये असहिष्णुता एक खास वर्ग, खास धर्म, खास विचारधारा की देन है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं।
अच्छा प्रकाश जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मॉब कल्चर और मॉब जस्टिस को हमको क्रिटिसाइज और कंडेम करने की बहुत जरूरत है। उसमें आइडेंटिटी ढूंढते रहेंगे कि किस मॉब को मैं क्रिटिसाइज करूंगा और किसको नहीं करूंगा, तो दिक्कत होगी। अमित जी, डॉक्टर्स पे हमला मॉब लिंचिंग है या नहीं है? तबलीगी जमात के लोगों पर, डॉक्टर्स पर हमला, डॉक्टर्स पर हमला मुरादाबाद में जो घटना घटी है, मुरादाबाद में जो घटना घटी है, इंदौर में जो घटना घटी है, रांची के हिंदी पीढ़ी में जो घटना घटी है, तमाम घटनाएं जो है मॉब द्वारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने का अटेम्प्ट है, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका कोई भी इंसान अमित जी आप डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप डिफेंड करने में लगे हुए हैं। किसको? आप डिफेंड करने में लगे हैं, लेकिन किसको? किसको मैं तो कह रहा हूँ कि मॉब की आइडेंटिटी हैं? के रिस्पेक्टिव उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। विरोध में अवार्ड वापसी गैंग क्यों नहीं आ रहा है तबलीगी जमात के विरोध में? तबलीगी जमात ने पूरे देश में कहर मचाया हुआ है, आंकड़ा उठा के देखें। और सबसे बड़ा वो है कि ये बता नहीं रहे हैं। एक कोरोना पॉजिटिव उसमें है तो जाके गांव में छुप जा रहा है, वो खुद तो मरेगा। एक सलमान खान के अलावा और किसी भी खान ब्रदर्स का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और जिस समय अखलाक कांड हुआ था उस समय शाहरुख खान, आमिर खान, सब लोग इंटॉलरेंस उनके साथ हो रहा था। भाई इस देश के हिंदू ने ऐसा क्या कर दिया था कि आप ये देश रहने लायक नहीं रह गया था? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, विश्व की कल्याण की बात करते हैं। आमतौर पर देखिए, हम एंकर महोदय से निवेदन करेंगे एक बात रखने के लिए कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि किसी भी महामारी के समय, विश्व युद्ध के समय हम सारी चीजों को भूल करके एक हो जाते हैं। लेकिन एक खास धर्म का तबका ऐसा है जो अब भी इस चीज को कह रहा है कि ये तो मोदी का फैलाया हुआ एक षड्यंत्र है। आप ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, डॉक्टर्स पे हमला किया जा रहा है, नर्सों पर हमला किया जा रहा है, पुलिस वाले रोक रहे हैं तो उन पे हमला किया जा रहा है। ये महामारी के समय, एक अदृश्य युद्ध के समय, ये आपका कोऑपरेशन है? कौन सी आपकी आसमानी किताब है जो आपको ऐसा सिखाती है कि आप तबलीगी जमात में हिस्सा लेके कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रोफेसर हैं, और आप 33 लोगों को अपने घर में रखे हुए हैं? ये कौन सी किताब ऐसा सिखाती है भाई? डिबेट हालांकि काफी ड्रिफ्ट होता जा रहा है टॉपिक से, मुझे लग रहा है प्रभांशु। और क्योंकि आपने मुद्दा उठाया है, बिल्कुल, आर यू ट्राइंग प्रभांशु, आर यू ट्राइंग टू इक्वेट, नो प्रभांशु, आर यू ट्राइंग टू इक्वेट, आर यू ट्राइंग टू इक्वेट तबलीगी जमात एज इस्लाम? क्या आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तबलीगी जमात इस्लाम से नहीं है। इक्वल्स टू इस्लाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन है तो उन्हीं का हिस्सा ना। ऐसा तो नहीं उनके बाहर भी जैसे कि बजरंग दल मतलब सारे हिंदू तो नहीं होते हैं ना। लेकिन बजरंग दल के लोग हिंदू तो होते हैं ना। बजरंग दल वाले कुछ करते हैं तो तबलीग, तो आप कहें कि तबलीग के जो लोग जिन्होंने कानून व्यवस्था को तोड़ा है और देश में कोरोना के खतरे को बढ़ाया है, उनकी एक्टिविटी को कंडेम किया जाए। लेकिन आप लगातार कोरोना अभी की बात कर रहे हैं। हमारे देश में कोरोना अभी तक हमारे देश में खत्म होने की ओर होता, जो कि अब दुगुना। ऐसा कोई ICMR का प्रोजेक्शन है आपके पास शिवेंदु की? अगर तबलीगी जमात का केस प्रोजेक्शन तो देश में कोरोना खत्म हो चुका होता, न्यूनतम हो चुका अच्छा, होता। हमारा ICMR ने ऐसी कोई स्टडी दी है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसी कोई स्टडी दी है? और इट इज जस्ट फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन? आप जमातियों के स्पोक्सपर्सन जैसा बिहेव कर रहे हैं। आप तो ऐसा बोल रहे हैं, लग रहा है कि हमारे पास समय कम हो रहा है। समय की बात कर रहा हूं, डिफेंड करना बंद कीजिए। इस तरह की डिफेंड नहीं, आप कह दे कि ICMR का मत कीजिए सर। समाज में आप भी रहते हैं, समाज में हम भी रहते हैं। जो गलत है, आखिरी कमेंट प्रभांशु जी, आखिरी सवाल प्रभांशु जी आपसे, क्या यह हमला साधुओं के बहाने सनातन धर्म पर की गई है? बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूं। ये हमला साधुओं के बहाने एक सनातन संस्कृति पर किया गया हमला है। भारत के उस बहुसंख्यक समाज पर किया गया हमला है जिसका ये जीवन का हिस्सा रहा है। जियो और जीने दो की परंपरा पर, की नियति पर जो यकीन करता रहा है, उस पूरी परंपरा पर, उस पूरी संस्कृति पर किया गया हमला है। ये उस संस्कृति पर हमला किया गया है। कभी आप देखें कि जब जजिया लगाया गया, एक खास धर्म के लोगों को छूट दी गई, हिंदुओं पर जब जजिया कर लगाया गया,
मार्ले मिंटो एक्ट को आप याद करिए, आप कश्मीरी पंडितों पर हमला याद करिए। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब हिंदू समाज पर लगातार अत्याचार हुए, लेकिन कभी भी हिंदू समाज ने कभी भी इस तरीके का प्रतिकार नहीं किया, ऐसा व्यवहार नहीं किया कि उसने उस हमले के बदले में ऐसी कोई कार्रवाई की। और आप देखिए कि अभी हालिया घटना जो पालघर की घटना है, इस घटना के वीडियो ने वाकई विचलित कर दिया। और अगर वीडियो हम देखते नहीं, सोशल मीडिया का जमाना होता नहीं, तो ये घटना दबा ही दी जाती। और आप कल्पना करें, हम कुछ घटनाओं को तो इतिहास की याद कर लेते हैं, कितनी ऐसी इस हिंदू समाज पर ऐसे कितने हमले हुए होंगे जो हमें पता भी नहीं चले। आप देखें अवार्ड वापसी गए तो आप देखें, आप जेएनयू के उस बुद्धिजीवी वर्ग को देखें, एक खास तबका है जो मोमबत्ती लिए अपना अवार्ड लिए तैयार रहता है, और कि बस उन्हें एक बहाना चाहिए। वो हर एक छोटे से छोटे मुद्दे को इतना बड़ा बना करके पेश करते हैं और कहेंगे कि भाई देश रहने लायक नहीं हो गया है। उन्हें पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति नहीं दिखाई देती है कि कोरोना के समय में उन्हें खाने तक का सामान नहीं दिया जा रहा है। ये देख करके वहां अनाज बांटा जा रहा है कि आप हिंदू हैं या कि आप मुस्लिम हैं। उन्हें नहीं दिखाई देता है कि डॉक्टर्स पर जो है कैसे हमला तबलीगी जमात के लोग कर रहे हैं। और हमला करने वालों में ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं, वो प्रोफेसर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शामिल है जिसने नहीं बताया तबलीगी जमात उनके यहाँ भी नहीं बताया, जमात वाले लोग सरकार को किसी को उसने नहीं बताया कि वो तबलीगी जमात में शामिल हुआ था, क्योंकि उनका कहना है कि एक खास किताब का जो इशारा होगा वहीं से वो अपनी बात रखेंगे, उन्हीं को बताएंगे। और वहां ये भी कहा जा रहा है कि ये मोदी की फैलाई हुई साजिश है एक खास धर्म के खिलाफ। आप देखें कि हमारी ये नीति होती है, हमारा ये व्यवहार होता है कि महामारी के समय, आपदा के समय हम जाति, मजहब, धर्म की सीमाओं से, की संकीर्णताओं से हम ऊपर उठ जाते हैं। अभी अरुंधति राय का मुझे बयान याद आ रहा है कि कोरोना वगैरह की सच्चाई कुछ नहीं है, ये मोदी का जो है मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। आप देखें जब ऐसे बयान सामने आते हैं तब वाकई कलेजा दहल उठता है। और देखें कि किस तरीके से जो साधुओं को मारा गया। अमित जी बार बार कह रहे थे, आदिवासियों का नाम ले रहे थे, ये भूगोल को याद दिलाने दे। जब वही हाल होता है ना, जब आप इनसे सीधा सीधा बात करिए तो फिर ये तथ्यों की बात करेंगे कि अब वो भूगोल पे ले जा रहे हैं, आदिवासियों पर बार बार टाल दे रहे हैं। बल्कि आप देखें तो आदिवासी समाज का कभी इतिहास रहा नहीं है कि आदिवासी समाज इतना निर्मम नहीं होता है, इतना क्रूर नहीं होता है कि वो एक साधु को, एक भोले साधु की वो इस तरीके से हत्या कर दे, जबकि वहां पुलिस मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में किया गया ये हमला पूरी तरीके से नियोजित हमला है। ये चर्च के धर्मांतरण की ओर भी इशारा करता है, साथ ही साथ धर्मांतरण के अन्य कई तत्व जो सामने जिनके बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है उनकी ओर इशारा करता है। और ये हमला एक इशारा मात्र है। आगे अगर अभी इसकी ढंग से जांच नहीं की गई, सिर्फ ये मामला जो है आदिवासी समुदाय तक, या बच्चे बार बार कह रहे थे कि बच्चे पकड़ने वाला गिरोह, और ऐसे ऐसे बातों में अगर इस बात को इतना छोटा बना दिया गया, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बहाने खोज करके मूल बात से आपको हटा देते हैं। तो अगर ये बातें सिर्फ वहीं तक सीमित रही तो मूल बात से हम अलग हो जाएंगे। मूल बात यहाँ पे एक सनातन संस्कृति पे है जो सदैव सहिष्णु रही है, जो भाईचारा, जो सर्वधर्म संभाव, पौराणिक काल में चाहे आप चले जाएं, चाहे वर्तमान में आप चले जाएं, कि हर एक मजहब के लोग आए, हर एक धर्म के लोग आए और सबको हमने आसरा दिया। भला वो कौन से धर्म के लोग हैं, कौन सी जमात के वसुधैव कुटुंबकम को हमने आगे रखा है। भोले साधुओं की इस तरीके से पीट कर हत्या कर देते हैं। पुलिस सिर्फ मूक दर्शक ही नहीं बनी है, बल्कि पुलिस जो है फेंक रही है उधर। अब बच्चे की तरह साधु महाराज ने उनका हाथ पकड़ा है और पुलिस अपना हाथ छुड़ा करके चला जा रहा है। यह सरकार की ओर भी इशारा करता है कि सरकार भी तो कहीं इस साजिश में नहीं शामिल है। साजिश में नहीं भी शामिल है तो सरकार अब तक क्यों हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। इन तमाम घटनाओं पर हमें विचार करना होगा और हमें इस मूल मुद्दे पर विचार करना होगा कि असहिष्णुता की जो एक बनी बनाई परिभाषा है, जो एक ये अवार्ड वापसी गैंग 2014 के बाद से सक्रिय होकर के बार बार यही कह रहा है अवार्ड वापसी गैंग की मोदी के आने के बाद असहिष्णुता बढ़ी है। और उनकी असहिष्णुता की एक खास परिभाषा है। तो ये हमें समझना होगा कि इस असहिष्णुता को खास ढंग से हम समझें कि
कि ये असहिष्णुता अवार्ड वापसी गैंग कब सक्रिय होकर के, मेरा तो ये मानना है कि ये अवार्ड वापसी गैंग, ये खास किस्म का बुद्धिजीवी गैंग ही अपने आप में असहिष्णु है। असहिष्णु इसलिए है क्योंकि इसको ऐसे मामले नहीं दिखाई देते हैं। भाई असहिष्णु व्यक्ति किसे कहते हैं? जब उस व्यक्ति में दया न बचे, ममता न बचे, दया ममता बचे, खास वर्ग के लोगों के लिए बचे। तो इनकी दया और ममता सिर्फ खास वर्ग के लोगों के लिए, खास धर्म के लोगों के लिए है। बाकी पूरे देश में तबाही हो जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो इनके लिए जो है असहिष्णुता नहीं है। जब डॉक्टरों को इस तरीके से मार दिया जाए, उन्हें जलाने की कोशिश की जाए, तबलीगी जमात के लोगों द्वारा बताया ना जाए कि वो उसमें शामिल हुए थे, वो इनके लिए असहिष्णुता नहीं होती। कश्मीरी पंडितों पर किया गया निर्मम अत्याचार इनके लिए असहिष्णुता नहीं होता है। 2 हिंदू लड़कों की दिल्ली में हत्या हो जाती है, वो इनके लिए असहिष्णुता नहीं है। तब ये सक्रिय नहीं होते, तब इनके लिए देश रहने लायक होता है। नहीं, बात बात पे देश छोड़ने की धमकियां इनकी तरफ से आम है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमें विचार करना होगा और भारतीय मूल, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन आप जहां भी खोजें, हर जगह आपको सहिष्णुता ही सहिष्णुता नजर आएगी। असहिष्णुता नामक शब्द कहीं पे भी नहीं है। यह एक खास तबके द्वारा लाया गया एक शब्द है अपने हितों को साधने के लिए। जी धन्यवाद। सभी का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शांति एकता बनाकर रखें, समाज में अशांति फैलाने वाले लोगों से दूर रहें, एकता सद्भाव से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।